हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एचपी टेट के लिए केमिस्ट्री में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें हम ऐसे टॉपिक कवर करने वाले हैं जो बार बार आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज़ यही एक मोटिवेशन रहता है मेरे लिए वीडियो बनाने का। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। कौन सा ऐसा फ्यूल है जिसकी हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है। हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होने का मतलब कि कंब्यूशन में जो मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस करे फ्यूल, कम से कम वेस्टेज हो, उस हम बोलते हैं कि ऐसे फ्यूल की हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू है। तो ये जो है ये एलपीजी की होती है, जो घर में हम गैस यूज़ करते हैं, कुकिंग गैस भी जिसे कहा जाता है, उसकी हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो इसीलिए एज ए कुकिंग गैसेस का यूज़ किया जाता है। जबकि सीएनजी की बात करें वो मोर चिपर एंड क्लीनर फ्यूल है, तब भी हम उसकी बजाय एलपीजी का यूज़ करते हैं क्योंकि कैलोरी की वैल्यू हाई होने की वजह से। क्लियर ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेफ्थलिन बॉल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार एंड यूज्ड एज। ये जो नेफ्थलिन बॉल्स हैं, है ना, घर में भी हम जैसे कपड़े रखते हैं, सर्दियों के कपड़े, तो नेफ्थलिन बॉल्स का यूज़ करते हैं। किसके लिए? क्योंकि ये एक ऐसा होता है, मोथ रेपलेटेंट होता है, जो भी कीड़े वगैरह लग जाते हैं उनको दूर भगाता है। तो एज ए मोथ रेपलेटेंट हम नेफ्थलिन बॉल का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ से कुछ और भी क्वेश्चन निकल सकते हैं, जो पिछला क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन था, ये दोनों ही क्वेश्चन आपके फॉसिल फ्यूल्स के क्वेश्चन हैं। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं? जीवाश्म ईंधन जिन्हें हम कहते हैं। तो बहुत सालों तक जो अलग अलग प्रोसेस चलती रहती है अर्थ के अंदर, उसकी वजह से ये फ्यूल्स बनते हैं, चाहे वो डेड एनिमल्स हों, प्लांट्स हों, उनके फॉसिल की वजह से, इसलिए फॉसिल फ्यूल्स इनको नाम दिया जाता है। तो फॉसिल फ्यूल में हमारे पास एक तो कोल आ जाता है और दूसरा है पेट्रोलियम। अब यहाँ पे याद रखना है आपने कि कोल के जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। कोक, कोलतार और कोल गैस। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, कोक, कोलतार और कोक गैस है। मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसी वीडियोस शेयर कर दूँगी, जिससे कि आपका जो भी बेसिक ये आइडिया है इन टॉपिक्स का वो आपको लग सके, और इसके साथ ही अगर आप सी टेट की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपकी पेपर 2 की प्रेपरेशन हो जाएगी उससे। तो ऐसे ही पेट्रोलियम के बाय प्रोडक्ट्स क्या क्या आ जाते हैं, नेचुरल गैस आ जाता है, इससे और क्या बनता है, पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल निकलता है, पैराफिन वैक्स, ब्यूटामिन, है ना। ब्यूटामिन क्या है? कोल तार की जगह अब जो रोड्स बनाने के लिए हम जिस प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं उसे ब्यूटामिन कहते हैं। तो आपने याद रखना है ये सारे के सारे आपके किसके बाय प्रोडक्ट आते हैं, पेट्रोलियम के आते हैं। कोल के भी आपको पता होने चाहिए, पेट्रोलियम के भी। अब ये जो नेफ्थलिन बॉल्स हैं आपकी, ये किससे बनाई जाती हैं? कोल तार। कोक का जो बाय प्रोडक्ट है कोल तार, उससे ही हम नेफ्थलिन बॉल्स बनाते हैं। क्लियर ये चीज़। और एलपीजी किसके अंडर आ जाएगा? ये नेचुरल गैसेस के अंदर, मतलब ये पेट्रोलियम का बाय प्रोडक्ट आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें वहीं उसी चैप्टर से पूछी गई थी, वो आपने याद रखनी है। आप चाहो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके ये वाली वीडियोज़ भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसिड प्रेजेंट इन स्पाइनेक। स्पाइनेक जो पालक है उसमें कौन सी एसिड प्रेजेंट होती है? तो स्पाइनेक या पालक में ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होती है, बट एग्जामिनर ज़रूरी नहीं हमेशा स्पाइनेक ही ऑप्शन में दे, वो विनेगर, आंवला, ग्रेप्स दे देता है, मैंगोज दे देता है। तो इन सब में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है वो सब आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर हम आंवला की बात करें, आंवला में आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है। जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं उनमें सिट्रिक एसिड होता है, वो तो उसी से याद रह जाता है। इसके अलावा जो आपका ग्रेप्स हैं और राइप मैंगोज होते हैं, इनमें पाया जाता है टार्टेरिक एसिड। ठीक है। एंड जो टोमेटो है उसमें आपका कौन सा होगा? उसमें भी आपका ऑक्सैलिक एसिड ही होता है। ठीक है, स्पाइनेक की तरह ही। और इसके अलावा विनेगर में तो आपको पता ही होगा एसिटिक एसिड होता है। और ये जो रेड आंट्स का बाइट होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें पाई जाता है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको याद रखने होंगे, इन्हें भी नोट डाउन आप कर सकते हो। नेक्स्ट है, कंसीडरिंग द एलिमेंट्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर केमिकल रिएक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इज। अब ये जो हमारे पास अलग अलग इन्होंने
एलिमेंट्स दे रखे हैं, आपको एक सही ऑर्डर बताना है कि इनकी रिएक्टिविटी का क्या ऑर्डर होता है। ठीक है, तो इनकी रिएक्टिविटी के ऑर्डर की हम बात करें तो जो इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी पूछा है, तो ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर जो है वो जैसे जैसे हम पीरियड में अपने लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं ये इंक्रीज़ होता है, और ऊपर से नीचे की तरफ आएँ तो ये क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। ठीक है, तो अब ये जो हमारे जैसे ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन इस तरीके से पाए जाते हैं, मतलब फ्लोरीन सबसे राइट में है, तो इन सब में जो हमारे पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन तो चलो नहीं दिया है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दे रखा है, इनमें मतलब फ्लोरीन का है वो सबसे ज़्यादा केमिकल रिएक्टिविटी होगी इन टर्म्स ऑफ किसके, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, बट ये क्लोरीन भी दे रखा है, क्लोरीन इस तरह डाउन नीचे की तरफ पाया जाता है, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन आपका रहता है। तो फ्लोरीन और क्लोरीन में जो है फ्लोरीन की रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो मतलब ये इस तरह बन जाएगा फ्लोरीन और क्लोरीन में। तो ऑप्शन में हम किस तरह चूज़ करें, अब ऑप्शन में आपने ये ध्यान रखना है कि अगर हम ऑक्सीजन और क्लोरीन की बात करें तो इनमें जो ऑक्सीजन है वो मोर केमिकल रिएक्टिव है, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है क्लोरीन से। ठीक है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा आएगी इसकी केमिकल रिएक्टिविटी देन क्लोरीन। तो हमारे पास ये सेकंड ऑप्शन बचता है जिसमें फ्लोरीन की तो सबसे ज़्यादा है, बट दो ऑप्शन है ना, दो ऑप्शन में आप कौन सी चूज़ करोगे, तो उसमें तो पहले क्लोरीन दे रखा है, ऑक्सीजन बाद में दिया है, तो हमने यही किया भी कि ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है, क्लोरीन से इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, इसलिए तो ये वाला ऑप्शन फिर सही बैठता है। ये कंपैरिजन करना है आपने सारी ऑप्शंस का, उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। तो फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा, उसके बाद ऑक्सीजन आएगा, फिर क्लोरीन आएगा, फिर नाइट्रोजन। अगर सीधा एक ही में दिया जैसे पीरियड में ही या डाउन द ग्रुप दिया तो फिर उसके अकॉर्डिंग फिर तो ईजी हो जाता है कि लेफ्ट से राइट की तरफ चलें तो ये बढ़ती जाएगी, ऊपर से नीचे की तरफ आएँ तो घटती चली जाएगी, तब ईजी है। बट ये जो मिक्स करते हैं तब आपने ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नॉन मेटल इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कौन सी ऐसी नॉन मेटल है जो लिक्विड होती है एट रूम टेम्परेचर। अब आपने याद रखना है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसी हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टी होती है। तो जो हमारी नॉन मेटल्स हैं, पहले हम अगर नॉन मेटल्स की बात करें, नॉन मेटल जो हैं वैसे तो ये सॉफ्ट डल पाउडरी मटेरियल होते हैं और पुअर कंडक्टर हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, बट फिर भी जैसे मैंने बोला कि डल एंड पाउडरी होते हैं, बट फिर भी एक ऐसा नॉन मेटल है, कौन सा, ब्रोमीन, जो रूम टेम्परेचर में क्या होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम मेटल्स की बात करें तो मेटल्स जो हैं वो हार्ड होती हैं, लस्ट्रस होती हैं, जिनसे तारें वगैरह बनाई जा सकती हैं, है ना, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। बट इनमें भी जो मरकरी है वो हार्ड नहीं होती है, वो लिक्विड होती है एट रूम टेम्परेचर, है ना। और इसके साथ ही जो सोडियम आपका आ जाता है और पोटेशियम आ जाता है, ये कैसी होती है, इतनी सॉफ्ट होती हैं कि इन्हें हम नाइफ से ही कट कर सकते हैं, बट जैसे बाकी गोल्ड वगैरह आ गया, आयरन वगैरह, ये हार्ड होते हैं। तो कुछ एक्सेप्शंस हैं जो आप याद रखनी है। रूम टेम्परेचर पे नॉन मेटल जो लिक्विड है वो ब्रोमीन है, और जो मेटल है वो कौन सी है, मरकरी है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड। और वैसे तो मेटल्स हार्ड होते हैं, बट सोडियम और फॉस्फोरस क्या है, बहुत ही सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट है, विच फाइबर इज़ ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल फाइबर। कौन से फाइबर को आर्टिफिशियल फाइबर कहा जाता है, ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी, वो वाली वीडियोस आप देख लेना। तो कौन सा फाइबर है जो आर्टिफिशियल सिल्क कहलाता है। फाइबर भी क्या होते हैं, आर्टिफिशियल भी होते हैं, नेचुरल भी होते हैं। तो वैसे तो जो आपको पता है, ये जो सिल्क है हमारा, ये किससे बनता है, सिल्क मोथ से, एनिमल फाइबर है मतलब। बट हमने क्या किया, वुड पल्प का यूज़ किया, केमिकल ट्रीटमेंट किया उसका, और आर्टिफिशियल सिल्क बना दिया, जो कौन सा है आपका, रेयॉन आ जाता है। ठीक है, तो रेयॉन को कहा जाता है आर्टिफिशियल सिल्क। ठीक है, तो ऐसे ही अब ये जो आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं, रेयॉन के साथ नाइलॉन भी आपका आर्टिफिशियल फाइबर आता है, एक्रिलिक भी और पॉलिस्टर भी, ये सारे के सारे आपके आर्टिफिशियल फाइबर्स ही आते हैं। जबकि हमारा ये जो वुल या सिल्क वगैरह होते हैं, नेचुरल जो सिल्क है, वो कैसे हैं, हमारे प्लांट या एनिमल फाइबर्स आते हैं। क्लियर ये चीज़। नेक्स्ट है, द प्लास्टिक दैट इज़ यूज टू कोट यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन टू मेक देम फायर प्रूफ इज़। अब ये जो हमारे फायरमैन होते हैं, इनकी यूनिफॉर्म किससे बनाई जाती हैं, प्लास्टिक से बनाई जाती हैं। जो प्लास्टिक है वो भी दो टाइप की होती हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिक। तो जो हमारी थर्मोप्लास्टिक है वो तो क्या है, हमारी गुड कंडक्टर है भाई इलेक्ट्रिसिटी के, तो उसका तो यूज़ नहीं कर सकते। बट जो थर्मोसेटिंग वाली प्लास्टिक होती है उसका यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि ये आ जाती है मेलेमाइन। मेलेमाइन का यूज़ किया जाता है फायरमैन की यूनिफॉर्म बनाने के लिए, क्योंकि ये फ्लेम रेजिस्टेंस होती हैं।
ऐसे ही टेफ्लॉन भी एक तरह का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ही है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसका क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं कि हमारे ये जो कुकवेयर है नॉन स्टिकी कोटिंग वाले होते हैं, इसमें जो कोटिंग की जाती है वो किसकी की जाती है, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या है आपका, एक प्लास्टिक है, कैसा प्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग कैसा प्लास्टिक होता है, जो बैड या पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्लियर है ये चीज़, तो याद रखना है, थर्मोप्लास्टिक आर गुड कंडक्टर एंड थर्मोसेटिंग आर बैड कंडक्टर हैं, दोनों ही प्लास्टिक के ही टाइप हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल रिएक्ट्स एंड कैचेस फायर ऑन एक्सपोजर टू अर्थ। कौन सी ऐसी नॉन मेटल है जो रिएक्ट करती है और कैच कर लेती है, मतलब एयर के साथ रिएक्ट करती है और फायर को कैच कर लेती है। तो हमारी ये जो फॉस्फरस होती है ये क्या करती है, एयर के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करती है, इसीलिए हम इसको स्टोर किस में करके रखते हैं, वाटर में स्टोर करके रखना पड़ता है इसको। क्लियर है ये चीज़। यहाँ से और किस तरह का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हमारी जो सोडियम मेटल है, ये तो नॉन मेटल के बारे में है, पर जो सोडियम नॉन मेटल है वो वाटर और ऑक्सीजन दोनों के साथ ही हाईली रिएक्टिव होती है, इसीलिए इसको किस में स्टोर करके रखना पड़ता है, कैरोसिन में स्टोर करके रखना पड़ता है। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर विग्रोसली। ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया कि वाटर के साथ जो रिएक्ट करती है तो वो आ जाती है आपकी सोडियम, इसलिए हम किस में स्टोर करते हैं, कैरोसिन में, क्योंकि एयर और वाटर दोनों के साथ ही हाईली रिएक्टिव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस। ह्यूमन बॉडी जो है एंजाइम, डीएनए, हार्मोन सब प्रोड्यूस करती है, बट विटामिन जो है हमें बाहर से कंज्यूम करने पड़ते हैं, ये हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द विटामिन गिवन बिलो इज वाटर सॉल्युबल। कौन से ऐसे विटामिन हैं जो वाटर सॉल्युबल है। अब विटामिन जो है वो दो टाइप के होते हैं, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। आपने याद रखने हैं दोनों ही। अगर हम बात करें वाटर सॉल्युबल, तो हमारा ये जो बी एंड सी विटामिन है ये दोनों ही वाटर सॉल्युबल हैं। उसके अलावा जो बच गए, कौन कौन से बच गए, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के, ये सारे के सारे आपके कैसे हैं, फैट सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो जो वाटर सॉल्युबल होते हैं मतलब वो डेली बेसिस पे हमें कंज्यूम करते रहना पड़ता है, क्योंकि वाटर के साथ घुल के हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो बी तो ऑप्शन में नहीं दे रखा है, विटामिन सी दे रखा है, तो विटामिन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बस एक चीज़ याद रख लेना, दूसरी ऑटोमेटिक याद हो जाएगी आपको। क्लियर है ये चीज़। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट क्या होता है, तो इस तरीके का भी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो केमिकल कंपाउंड है और उनके कॉमन नेम क्या होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट का पूछा है, कैल्शियम सल्फेट का जो कॉमन नेम है वो होता है आपका जिप्सम सॉल्ट, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। और इसकी जगह अगर मैग्नीशियम सल्फेट पूछता तो उसका राइट आंसर आ जाता एप्सम सॉल्ट, जो सेंधा नमक हम जिसे कहते हैं। अब इसमें एक चीज़ का आपने और ध्यान रखना है कि कई बार प्लास्टर और पेरिस भी दे सकता है ऑप्शन में कॉमन नेम की जगह, वो भी आप चूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो जिप्सम सॉल्ट के साथ जब हम हाफ वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं तो उसके साथ ही मिलकर क्या बना देता है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बना देता है, ठीक है। तो वो भी ऑप्शन में दे सकता है। कैल्शियम सल्फेट का मतलब कॉमन नेम आपका जिप्सम भी आ सकता है, जिप्सम के साथ वाटर मिला दे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन सकता है, तो कॉमन नेम प्लास्टर ऑफ पेरिस भी दे सकता है। जैसा भी ऑप्शन दे उस तरीके से आपने याद रखना है, दोनों ही दे दे तो फिर जिप्सम सॉल्ट चूज़ कर लेना, है ना। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन OF2। ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें, ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही बात है, तो उसको फाइंड आउट करना हो जिसका उसको x मान लेते हैं, है ना। फ्लोरीन का कितना होता है, -1 होगा, और मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 2, -1 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया। तो यहाँ से ये हमारे पास -2 = 0, और x जो है मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन वो हमारे पास आ जाएगा +2। तो राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा +2। वैसे नॉर्मली हम ऑक्सीजन का -2 लेते हैं, बट ये कुछ केसेस में एक्सेप्शंस हैं, जैसे परऑक्साइड और F2O वगैरह, इनके केस में हमें निकालना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेटल दैट इज़ यूज्ड एज कैटलिस्ट इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स। हाइड्रोजनेशन है जो ऑयल्स का एज ए कैटलिस्ट किसका यूज़ करते हैं, हम निकल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो ये भी हमें निकालना पड़ेगा। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा हमारा, ये आपको याद होना चाहिए, 32 ग्राम, ठीक है। 32 ग्राम मतलब 1 मोल के बराबर आ जाएगा। और 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ये निकल आएगा 16/32, और ये 0.5 मोल हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये पता होने चाहिए, याद होंगे तब ये निकाल पाओगे आप।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर। इंसुलेटर कैसे होते हैं, जो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और कंडक्टर गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो डायमंड जो है वो इंसुलेटर है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, जबकि ग्रेफाइट और एल्युमिनियम ये कंडक्टर हैं और सिलिकॉन हमारा सेमी कंडक्टर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट इज़ बेनिफिशियल फॉर बी स्टिंग। अगर बी आपको काट जाती है, मधुमक्खी जैसे काट लेती है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, वीक एसिड्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि बेकिंग सोडा हो गया। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा आ जाएगा बेकिंग सोडा। नेक्स्ट है विच वन विल हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इनमें से कौन सा है जिसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो जब भी हम हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो विद जैसे जैसे हैलोजन एटम में इंक्रीज़ होता जाता है वैसे वैसे वंडर वॉल फोर्सेस में इंक्रीज़ होता जाता है और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज़ होता जाता है। ठीक है, तो अगर हम हैलोजन एटम के इंक्रीज़ की बात करें वो सबसे ज़्यादा आयोडीन का आएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है अमंग द फॉलोइंग द बॉन्ड दैट रिक्वायर्स हाईएस्ट एनर्जी टू ब्रेक। हाईएस्ट एनर्जी जिसके ब्रेक डाउन में लगती है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, कम उन अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगी, उनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम होता है, तो ऐसा हाइड्रोजन के केस में होता है, क्योंकि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो ज़्यादा एनर्जी लगती है इनको तोड़ने में एज़ कम्पेरिजन टू जो अदर बॉन्ड से रखे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है अल्म प्योरीफाइज मडी वाटर बाय। ये जो अल्म है फिटकरी है, ये किस तरह से मडी वाटर को प्योरीफाई करती है, बाय द प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन। कोगुलेशन में क्या करते हैं, सिंपली जैसे गंदा पानी घर में भी हम यूज़ करते हैं, फिटकरी डाल लेते हैं, वो इम्प्योरिटीज़ को अट्रैक्ट कर लेता है और बॉटम में सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। मैंने टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन रखे थे जो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हैं बट मैक्सिमम टाइप रिपीट होते हैं। तो अगर कुछ सिंपल कॉन्सेप्ट इसके बारे में जानने हैं या सीटेट की आप पेपर 2 साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, वहाँ से आप यही वाला चीज़ चेक कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।